केमिस्ट्री अनस्पोकन। जो मेरी लास्ट वीडियो थी, मुझे उम्मीद है कि आपको वो पसंद आई होगी। जो आज हमने टॉपिक स्टार्ट करना है वो सॉलिड्स के हवाले से है। तो उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सॉलिड्स के बारे में। ठीक है, तो इसमें हमारे पास जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ सॉलिड्स। सॉलिड्स हमारे पास दो तरह के होते हैं। सबसे पहले होते हैं एमॉर्फस सॉलिड्स। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास एमॉर्फस सॉलिड्स जो हैं वो क्या होते हैं। द टाइप ऑफ सॉलिड्स which does not have a definite arrangement of atoms, ions and molecules। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ग्लास। तो हमारे पास वो वाले सॉलिड्स जिनके अंदर कोई भी एटम, आयन या मॉलिक्यूल जिससे वो मिलके बने हैं उनकी कोई डेफिनेट अरेंजमेंट नहीं होती, उन्हें हम क्या कहते हैं? एमॉर्फस सॉलिड्स। जो एमॉर्फस वर्ड होता है ना, उसका मीनिंग होता है शेपलेस। ठीक है, तो ऐसे सॉलिड्स जो कि शेपलेस हों, जिनकी कोई डेफिनेट शेप ना बनती हो, उसे हम क्या कहते हैं? एमॉर्फस सॉलिड्स। सेकेंड जो हमारे पास सॉलिड्स हैं वो है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की डेफिनेशन क्या है? द टाइप ऑफ सॉलिड्स which have a definite three-dimensional structure of atoms, ions and molecules, for example NaCl, diamond, etc। ठीक है, तो ऐसे सॉलिड्स जिनके अंदर कोई ना कोई थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर बन रहा होता है कंपाउंड्स का, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। जैसे कि NaCl, डायमंड, etc। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गई टाइप्स ऑफ सॉलिड्स। अब हमारे पास नेक्स्ट जो चीज आ जाती है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। तो वो हम स्टडी कर लेते हैं। प्रॉपर्टीज सबसे पहले आ जाती है ज्योमेट्रिकल शेप। ठीक है, हमारे पास जितने भी सॉलिड्स होते हैं ना, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, उनकी कोई ना कोई ज्योमेट्रिकल शेप होती है। ठीक है, उनकी क्या होता है, या तो टेट्रागोनल शेप हो सकती है, या क्यूबिक हो सकती है, या रोम्बिक हो सकती है। ठीक है, यानी हमें पता होता है कि हमारे पास जो ये कंपाउंड है ना, ये क्रिस्टलाइन है, तो इसकी ये वाली फिक्स शेप है। ठीक है, जैसे NaCl की जो शेप है वो क्यूबिक है, उसका हमें पता है। तो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं ना, उनकी एक फिक्स ज्योमेट्रिकल शेप हमारे पास मौजूद होती है। सेकंड हमारे पास है मेल्टिंग पॉइंट्स। हमारे पास जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं ना, उनके शार्प मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, हमें पता होता है कि इस टेम्परेचर के ऊपर ये वाला जो सॉलिड है ना वो मेल्ट होगा ही होगा।
ठीक है, उसका यानी हमें शार्प मेल्टिंग पॉइंट जो होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के पता होते हैं। थर्ड जो हमारे पास है वो है क्लीवेज प्लेन्स। क्लीवेज प्लेन्स क्या चीज होती है? क्लीवेज प्लेन्स हमारे पास ना वो वाली जगह होती हैं जहां से हमारे पास जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है ना वो टूटता है। ठीक है, हर क्रिस्टलाइन सॉलिड का ना फिक्स क्लीवेज प्लेन होता है। ठीक है, अगर कोई भी क्रिस्टलाइन सॉलिड अगर हम उसको पाउडर फॉर्म में भी कन्वर्ट कर लेना तो उसका क्लीवेज प्लेन जो है वो वैसा का वैसा ही रहेगा। ठीक है, तो क्लीवेज प्लेन वो वाले साइट्स हैं या वो वाले पॉइंट्स हैं जहाँ पे कोई भी क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या हो सकता है, ब्रेक हो सकता है। ठीक है, तो ये हर क्रिस्टलाइन सॉलिड में मौजूद होते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास प्रॉपर्टी आ जाती है वो है एनआइसोट्रॉपी। एनआइसोट्रॉपी क्या होती है कि हमारे पास जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं ना उन्होंने उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है ना वो किसी डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ना बहुत सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं जैसे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, और हमारे पास थर्मल जो प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, तो हमारे पास ना अब डायरेक्शन के हिसाब से ना ये प्रॉपर्टीज क्या करती हैं, चेंज करती हैं। जैसे अगर हम ग्रेफाइट की बात करें तो ग्रेफाइट क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है। एक उसकी साइड जो होगी वो ज्यादा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी दिखाएगी, दूसरी जो उसकी साइड होगी उधर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ना होने के बराबर होगी। ठीक है, क्योंकि उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो डायरेक्शन पे डिपेंड करती हैं। इसलिए जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं उन्हें एन आइसोट्रॉप्स भी कहा जाता है, क्योंकि उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज ना डायरेक्शन के हिसाब से बदलती रहती हैं। ठीक है, तो इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, एन आइसोट्रॉपी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सिमेट्री। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में ना सिमेट्री पाई जाती है। सिमेट्री क्या चीज होती है कि अगर हम किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड को ना रोटेट करवाएं 360 डिग्री के एंगल पे तो हर रोटेशन के बाद ना वो अपनी सेम कॉन्फ़िगरेशन देगा। ठीक है, तो वो क्या है, उसकी सिमेट्री है, यानी उसकी जो शेप है ना या उसका जो स्ट्रक्चर है वो क्या दिखेगा, हमें सेम ही दिखेगा। उसको जितने भी एंगल पे रोटेट करते जाओ, जब पूरा 360 का उसका सर्कल कंप्लीट हो जाएगा तो हमारे पास ना उसकी सेम दोबारा से वही कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी जो हमने 0 डिग्री पे हमने जहाँ से उसको उसकी रोटेशन स्टार्ट करवाई थी। ठीक है, तो हमारे पास ना क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में सिमेट्री भी पाई जाती है। नेक्स्ट हमारे पास है हैबिट ऑफ अ क्रिस्टल। हैबिट ऑफ अ क्रिस्टल क्या होता है कि वो वाली शेप जिसके अंदर हमारा क्रिस्टल ना ग्रो करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, हैबिट ऑफ अ क्रिस्टल। कि ये क्रिस्टल की ना हैबिट है, उसकी आदत है कि उसने इसी शेप के अंदर ग्रो करना है। जैसे अगर हम डायमंड की बात करें तो डायमंड ने हमारे पास जो उसकी शेप होती है उसी के अंदर ही ग्रो करना है। अगर NaCl की बात करें तो उसने क्यूबिक शेप के अंदर ही ग्रो करना है। तो ये हैबिट ऑफ अ क्रिस्टल है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी भी हमारे क्रिस्टल में पाई जाती है। सेवंथ हमारे पास आ जाती है आइसोमॉर्फिज्म। अब आइसोमॉर्फिज्म का क्या मीनिंग है? आइसोमॉर्फिज्म हमारे पास होता है कि एक ही जो दो क्रिस्टलाइन कंपाउंड्स होते हैं ना या क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं उनका एक ही क्रिस्टलाइन फॉर्म के अंदर पाया जाना। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास K2SO4 और K2CrO4 हैं। ये दोनों जो हैं ये अब अलग अलग कंपाउंड्स हैं ना, लेकिन ये एक ही शेप में पाए जाते हैं। ठीक है, एक ही हमारे पास रोहम्बिक जो शेप है उसमें ये पाए जाते हैं। उसी तरह हमारे पास जो कॉपर और सिल्वर हैं वो दोनों क्यूबिक फॉर्म में ही पाए जाते हैं। ठीक है, हालांकि कॉपर अलग चीज़ है, सिल्वर अलग चीज़ है, लेकिन ये दोनों क्या हैं,
क्यूबिक फॉर्म में हमारे पास पाए जाते हैं। तो ये हमारे पास है आइसोमॉर्फिज्म। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है पॉलीमॉर्फिज्म। अब पॉलीमॉर्फिज्म का क्या मीनिंग है? पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है कि हमारे पास ना जो एक ही सॉलिड है, एक ही क्रिस्टलाइन सॉलिड है, एक ही कंपाउंड है, वो दो अलग अलग फॉर्म्स में पाया जाए। जैसे कि हमारे पास अगर हम बात करें तो हम सल्फर की बात कर लेते हैं, ठीक है। सल्फर हमारे पास ना रोम्बिक फॉर्म में भी पाया जाता है और मोनोक्लिनिक फॉर्म में भी पाया जाता है, ठीक है। तो पॉलीमॉर्फिज्म हमारे पास इस तरह आ जाता है। और अगर हम CaCO3 की बात करें तो CaCO3 भी हमारे पास रोम्बिक फॉर्म में भी होता है और क्यूबिक फॉर्म में भी होता है, ठीक है। तो ये है पॉलीमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी जो कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में देखी जाती है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एलोट्रॉपी। अब एलोट्रॉपी जो है ना वो होता है, जैसे पॉलीमॉर्फिज्म है एक कंपाउंड का दो क्रिस्टलाइन फॉर्म्स में एग्जिस्ट करना, उसी तरह एलोट्रॉपी का मतलब होता है एक ही एलिमेंट का दो फॉर्म्स में एग्जिस्ट करना। तो इधर हमारे पास ना सल्फर की एग्जांपल आती है और कार्बन की एग्जांपल आती है, ठीक है। एलिमेंट एग्जिस्ट इन टू crystalline forms. For example, sulfur, carbon, etc. सल्फर भी दो फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, अभी बताया है मैंने, रोम्बिक भी और मोनोक्लिनिक भी। कार्बन भी दो फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, क्यूबिक हो तो वो डायमंड कहलाता है और अगर रोम्बिक हो तो वो ग्रेफाइट कहलाता है, ठीक है। पॉलीमॉर्फिज्म क्या है? कंपाउंड एग्जिस्टिंग टू क्रिस्टलाइन फॉर्म्स, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल AgNO3, CaCO3, etc. Same crystalline form of two compounds. Growth of a crystal in same shape. Same configuration after 360-degree rotation. ठीक है। Cleavage planes, breakage of a crystal from same point. और मेल्टिंग पॉइंट के बारे में मैंने क्या बताया था कि इनके शार्प मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात आ गई। जो लास्ट प्रॉपर्टी है वो कौन सी है? ट्रांजिशन टेम्परेचर। अब जो मैंने बताया है ना कि हमारे पास डिफरेंट जो कंपाउंड्स हैं वो सेम जो है डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म्स में एग्जिस्ट करते हैं, एलिमेंट्स भी दो अलग अलग क्रिस्टलाइन फॉर्म्स में एग्जिस्ट करते हैं। तो ऐसा टेम्परेचर जिस पर एक एलिमेंट या एक कंपाउंड दो अलग अलग क्रिस्टलाइन फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है एक ही टेम्परेचर पे, उसे हम क्या कहते हैं? ट्रांजिशन टेम्परेचर। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास सल्फर जो है, सल्फर का जो ट्रांजिशन टेम्परेचर है वो है 95.5 डिग्री सेल्सियस। इस एक टेम्परेचर पे ये रोम्बिक फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है, ठीक है, और मोनोक्लिनिक फॉर्म में भी ये एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो ये हमारे पास ट्रांजिशन टेम्परेचर है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है प्रॉपर्टीज हो गई क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की। नेक्स्ट अब हमारे पास आ जाता है क्रिस्टल लेटिस।
क्रिस्टल लेटिस की बात हम कर लेते हैं कि वो हमारे पास क्या होता है। ओके, नेक्स्ट अब हमारे पास आ जाता है क्रिस्टल लेटिस। अब क्रिस्टल लेटिस क्या है? अब क्रिस्टल लेटिस इज एन array of points consisting of atoms, ions and molecules arranged in a three-dimensional space. ठीक है, तो क्रिस्टल लेटिस हमारे पास क्या होता है कि अगर बहुत सारे पॉइंट्स जिनके अंदर एटम्स, आइंस या मॉलिक्यूल्स भी शामिल हों, वो पॉइंट्स एक थ्री डायमेंशनल स्पेस के अंदर अरेंज किए गए हों, उसे हम क्या कहते हैं? क्रिस्टल लेटिस। और क्रिस्टल लेटिस के साथ ही हम बात करते हैं यूनिट सेल की। ठीक है, तो यूनिट सेल में हमारे पास यूनिट सेल क्या होता है? अ स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ क्रिस्टल लेटिस which consist of all the properties of a crystal। ठीक है, हमारे पास क्रिस्टल का एक ऐसा पॉइंट, क्रिस्टल लेटिस का एक ऐसा पॉइंट जिसके अंदर सारे क्रिस्टल्स की प्रॉपर्टीज मौजूद हो, पूरे क्रिस्टल की प्रॉपर्टीज मौजूद हो, वो उसे हम क्या कहते हैं? क्रिस्टल यूनिट सेल कहते हैं। ये हमारे पास ना एक तरह का क्रिस्टल है। ठीक है, ये इसके पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास एक क्रिस्टल है। अगर मैं इसका इधर से ना एक छोटा सा हिस्सा ले लूँ, ठीक है, तो ये इसका क्या है? यूनिट सेल। अब इस वाले पार्ट के अंदर, या मैं अगर इधर से एक पोर्शन ले लूँ, या मैं इस अंदर से पोर्शन ले लूँ, तो ये जितने भी सारे यूनिट सेल्स है ना, इनकी जो प्रॉपर्टीज होंगी ना, वो इस पूरे क्रिस्टल से क्या करेंगी? मैच करेंगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं क्रिस्टल सिस्टम्स। ठीक है, कि क्रिस्टल सिस्टम हमारे पास क्या होते हैं? क्रिस्टल सिस्टम, a crystal system is the arrangement of unit cells along the three axes and the three angles।
ठीक है, हमारे पास क्रिस्टल सिस्टम क्या है, बहुत सारे यूनिट सेल्स की अरेंजमेंट है अलोंग द 3 एक्सिस एंड 3 एंगल्स। 3 एक्सिस कौन से होंगे हमारे पास, ए बी और सी। ठीक है, ये 3 हमारे पास एक्सिस हो गए। और एंगल्स कौन कौन से होंगे, अल्फा, बीटा और गैमा। ठीक है, तो ये हमारे पास 3 एंगल्स हो गए, अल्फा बीटा गैमा, और 3 एक्सिस हो गए, ए बी एंड सी। तो इनके अलोंग यूनिट सेल्स की अरेंजमेंट को क्या कहते हैं, क्रिस्टल सिस्टम कहते हैं। ठीक है, अब हमने पढ़ना है कि क्रिस्टल सिस्टम्स जो हैं वो कौन कौन से होते हैं। ठीक है, ठीक है, तो क्रिस्टल सिस्टम्स हमारे पास ना 7 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले फर्स्ट होता है क्यूबिक सिस्टम। ठीक है, सेकंड हमारे पास होता है टेट्रागोनल सिस्टम। थर्ड हमारे पास होता है ऑर्थोरोम्बिक सिस्टम। फोर्थ हमारे पास है मोनोक्लिनिक सिस्टम। फिफ्थ हमारे पास है हेक्सागोनल सिस्टम। और सिक्स्थ हमारे पास है ट्राइगोनल सिस्टम। और लास्ट हमारे पास है ट्राइक्लिनिक सिस्टम। ठीक है, तो अब मैं आपको वन बाय वन बताती हूँ कि इन सिस्टम्स में क्या होता है हमारे पास। अब जो क्यूबिक सिस्टम है ना, क्यूबिक सिस्टम में ऑल 3 एक्सिस एंड एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, हमारे पास क्यूबिक सिस्टम में सारे एक्सिस भी बराबर होते हैं और जितने भी एंगल्स हैं वो 90 डिग्री के इक्वल होते हैं और आपस में भी वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, टेट्रागोनल सिस्टम में हमारे पास जो 2 एक्सिस हैं वो इक्वल हैं। ठीक है, 2 एक्सिस आर इक्वल एंड 1 एक्सिस इज अनइक्वल। ठीक है, एंड एंगल्स जो है वो क्या है, 90 डिग्री के बराबर है सारे एंगल्स। ठीक है, तो टेट्रागोनल सिस्टम में हमारे पास ना 2 एक्सिस आपस में इक्वल होते हैं, जो तीसरा एक्सिस है वो इक्वल नहीं होता। ठीक है, दोनों एक्सिस के, और जो एंगल्स हैं वो सारे 90 डिग्री के बराबर होते हैं और इक्वल होते हैं आपस में। ऑर्थोरोम्बिक सिस्टम में हमारे पास ना 3 एक्सिस आर अनइक्वल। जो तीनों एक्सिस हैं वो क्या होते हैं, अनइक्वल होते हैं। एंड एंगल्स, एंगल्स जो है वो सारे बराबर होते हैं और 90 डिग्री के इक्वल होते हैं। ठीक है, तो पहले जो 3 सिस्टम्स है ना उनमें ये है कि उनमें ना एक्सिस जो है वो अनइक्वल हो जाते हैं। ठीक है, जो एंगल्स हैं वो क्या रहते हैं, बराबर ही रहते हैं। जो नेक्स्ट हमारे पास एक्सिस है उनमें क्या है, मोनोक्लिनिक जो सिस्टम होता है ना उसमें हमारे पास जो एक्सिस हैं वो इक्वल हैं। नहीं, जो एक्सिस हैं वो इस तरह होते हैं कि जो हमारे पास 2 एक्सिस हैं वो क्या है, इक्वल है आपस में, और उनका जो एंगल है वो 90 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, लेकिन जो एक एक्सिस है वो अनइक्वल है और उसका जो एंगल है वो 90 डिग्री से ग्रेटर होता है। ठीक है, वन एक्सिस इज अनइक्वल और उसका जो एंगल है वो भी 90 डिग्री से ज्यादा होता है। ठीक है,
और बाकी जो दो एक्सेस है वो आपस में भी इक्वल है और उनका एंगल 90 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, जो हमारे पास हेक्सागोनल सिस्टम है उसमें क्या है, टू एक्सेस आर ठीक है, हमारे पास जो दो एक्सेस है उसमें भी यही होता है कि हमारे पास जो दो एक्सेस हैं वो इक्वल होते हैं, लेकिन जो उनका एंगल है वो 120 डिग्री के बराबर होता है, और वन एक्सिस जो है वो अनइक्वल है, लेकिन उसका जो एंगल है वो 90 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, ट्राइगोनल सिस्टम में हमारे पास क्या होता है, ट्राइगोनल सिस्टम में हमारे पास ना थ्री एक्सेस आर इक्वल, लेकिन उनके जो एंगल्स हैं वो 90 डिग्री से लेके 120 डिग्री के बीच में होते हैं। ठीक है, तीनों एक्सिस बराबर होते हैं लेकिन उनके एंगल्स जो हैं वो 90 से 120 की रेंज में आ जाते हैं। और जो ट्राइक्लिनिक सिस्टम है उसमें हमारे पास थ्री एक्सिस एंड थ्री एंगल्स आर अनइक्वल। इसमें ना तो एक्सिस बराबर होते हैं और ना ही हमारे पास एंगल्स बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है, क्यूबिक जो क्रिस्टलाइन जो हमारे पास सिस्टम्स हैं, क्रिस्टल सिस्टम्स, उनकी क्या है, टाइप्स हैं, 7 टाइप्स। ठीक है, आपको लास्ट में ना मैं स्क्रीन पे भी दिखा दूंगी कि इनकी शेप्स क्या बनती हैं और इनकी क्या एग्जांपल्स कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आपको केमिस्ट्री की बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस देखने को मिले, और मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर भी लाजमी करें, और अपना ख्याल रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।